नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं कविता थपलियाल। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। गवर्नेंस को लेकर उठे तमाम सवालों पर इंफोसिस बोर्ड की सफाई। सिक्का की सैलरी और राजीव बंसल को मुआवजे पर कुछ गलत नहीं किया। राजीव बंसल के मुआवजे पर इंफोसिस की सफाई पर जानकारों ने उठाए सवाल। पूर्व एचआर हेड मोहनदास पई बोले, इच्छा से हटने पर नहीं दिया जाता मुआवजा। शेयर बाजार में सुस्ती का मोड़, लेकिन निफ्टी 8,800 के ऊपर टिकने में कामयाब। मिड कैप शेयरों में मुनाफा वसूली। नोटबंदी से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावे का प्लान हो रहा है फेल। रिटेल स्टोर्स में नोट बैन के पहले जितने हो रहे हैं कैश पेमेंट। विधानसभा चुनाव के दरमियान बीजेपी ने ऐसे सोच लिया कि अब बाला साहब तो नहीं रहे, उद्धव तो कुछ कर सकता नहीं, शिवसैनिक उसके साथ नहीं निभाएंगे और जनता उसके साथ तो जाएगी नहीं, तो मौका आया है सेना को खत्म करो। उद्धव का आरोप, बाला साहेब के बाद बदल गए हैं बीजेपी के तेवर। सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में सेना प्रमुख ने कहा, नहीं सुधरी फडणवीस सरकार तो समर्थन वापसी पर भी होगा विचार। इस महीने आ रही है नई मर्सिडीज ई क्लास। आधी कीमत में एस क्लास जैसे फीचर्स वाली कार का टेस्ट ड्राइव देखिए आवाज पर। फाउंडर्स ने मैनेजमेंट के कामकाज के तौर तरीकों पर सवाल उठाए। मैनेजमेंट ने बाकायदा मीडिया को बुलाया। चेयरमैन शेषाई ने सिलसिलेवार ढंग से सफाई दी, लेकिन अभी सवाल शेष हैं। बुलेटिन की शुरुआत कॉर्पोरेट जगत की उस बड़ी खबर के साथ, जहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुद्दे को उठे तमाम सवालों पर आज इंफोसिस मैनेजमेंट ने खुलकर सफाई दी है। मैनेजमेंट ने साफ किया कि सीईओ विशाल सिक्का की सैलरी का पूरे बोर्ड को पता था और कंपनी के चेयरमैन आर शेषाई ने राजीव बंसल को हटाते वक्त दिए पैकेज पर सफाई देते हुए कहा कि इसकी जांच लीगल फर्म कर रही है। इसके अलावा पुनीता कुमार सिन्हा के बोर्ड में शामिल होने पर भी बोर्ड ने सफाई दी। मैनेजमेंट ने साफ किया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले में इंफोसिस बिल्कुल साफ है। विशाल सिक्का की सैलरी के विवाद पर इंफोसिस चेयरमैन आर शेषाई का कहना है कि कंपनी में लंबे समय तक बने रहने के लिए और उनके अच्छे काम के लिए विशाल सिक्का की सैलरी बढ़ाई गई थी। उनका यह भी कहना है कि सिक्का की सैलरी बढ़ाने पर बोर्ड और शेयरधारकों की मंजूरी ली गई थी। The fixed component of that, the cash component of that came down from 5.08 to 4 million. The variable element went up and it had two components to it. One component was linked to the longevity of Vishal in the company, which you will all agree is extremely essential for the stability of the company. And it is normal practice, therefore, to have longevity linked incentives, and that was one component of 2 million. And the rest was linked to the performance. And as compared to the earlier package, the performance linked package which went up was tied to a very, very high level of targets. इंफोसिस के मैनेजमेंट ने इस पूरे मामले के सबसे बड़े विवाद यानी पूर्व सीएफओ राजीव बंसल के मुआवजे की रकम पर भी सफाई दी। चेयरमैन आर शेषाई ने बताया कि बंसल को पूरी रकम नहीं दी गई है और साथ में उन्होंने मैनेजमेंट के फैसले को गलत भी माना। What is actually paid was 5 point something, and that is because that this was stopped with effect from April 2016, suspended, and the reasons for that were explained. These are two data points. There was a business judgment, there was an application of mind by the board, and this is agreed to be paid. In retrospect, in looking behind, I have no hesitation in saying that perhaps that judgment would have been different if circumstances were different. इंफोसिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी संवाददाता हर्षदा सावंत ने कंपनी के चेयरमैन आर शेषाई से प्रमोटर्स की राय बताते हुए उनसे सवाल पूछा।
बार बार जो भी ओल्ड टाइमर्स हैं, चाहे वो मोहनदास पाई हो, वी बालकृष्णन हो, उनसे हमारी बातचीत हुई है पिछले कुछ दिनों में। उन्होंने ये कहा है कि विशाल सिक्का से प्रोमोटर ग्रुप को, ओल्ड टाइमर्स को कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ गवर्नेंस के इश्यूज हैं तो आपका नाम सामने आया है। इस पर आप क्या कुछ सफाई देना चाहेंगे? क्योंकि डर यही है, अगर चेयरमैन ऑफ द बोर्ड पर ये आरोप लग रहे हैं कि गवर्नेंस के दिक्कतें हैं और आप शायद बोर्ड को नहीं संभाल पा रहे हैं, इस पर बाजार भी सुनना चाहेंगे। आप क्या कहेंगे? Governance is a collective responsibility of the board, and I want to say that we have an extremely cohesive board. We discuss every issue, find common ground. Sometimes we have fairly wide diversity in opinion, but we find common ground and move forward. We are committed to the principles of governance. So far as I'm concerned, shareholders have elected me to do a job. The board has asked me to do a job. So long as the board doesn't say that you haven't done the job and therefore go home, I must do the job, right? And I will do the job. तो इन्फोसिस मैनेजमेंट ने आज जो सफाई दी है उससे क्या सारे सवालों के उत्तर मिल गए हैं या कुछ ऐसे भी हैं जिसको छुपाने की कोशिश यहां की गई है? बाजार इन्फोसिस मैनेजमेंट की सफाई को कैसे लेगा, जानने के लिए सीधा जुड़ते हैं हमारे सहयोगी आशीष वर्मा और हर्षदा सावंत से, जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। हर्षदा, ये बताएं कि आखिर ओवरऑल अगर हम देखें तो क्या कुछ निकल कर आया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में से? इतिहास में शायद पहली बार होगा कि इन्फोसिस के बोर्ड ने मीडिया को इस तरह से एड्रेस किया है। ढेरों सवाल थे मीडिया के मन में, लेकिन इसका जो बड़ा टेकअवे यही है कि शेषशाही साहब ने कहा कि अभी भी एक तरीका ढूंढना होगा जहां पर बोर्ड फाउंडर्स और अलग दूसरे स्टेक होल्डर से बातचीत करना चाहेगा, क्योंकि वो एक माध्यम है जो अभी भी कंपनी ढूंढ नहीं पाई है। हालांकि उन्होंने कुछ कोशिश जरूर की है आज, लेकिन मीडिया के सामने आशीष वो सारे सवालों के जवाब आए हैं। मेरे ख्याल में फाउंडर्स के सामने बातचीत नहीं हुई। शेषशाही साहब ने शुरुआत में क्लैरिफाई कर दिया था कि सबसे बड़ा मूल मकसद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही है, जो तमाम विवाद सामने आ रहे हैं, तमाम इश्यूज सामने आ रहे हैं, उनको क्लैरिफाई करना, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट कई 3 बड़े इश्यूज थे। एक तो वो अपॉइंटमेंट जो डायरेक्टर्स का हुआ, चाहे वो पुनीता कुमार सिन्हा हो, उनका अपॉइंटमेंट, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं, एक्कम्प्लिश्ड है, हमारे यहाँ एक स्क्रीनिंग कमेटी है जो बिल्कुल जांच पड़ताल करके किसी का भी अपॉइंटमेंट करती है, और किसी को किसी के स्पाउस की तरफ से नहीं देखना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। प्रहलाद साहब को लेकर इश्यूज आए थे, उनका भी कहना है कि स्क्रीनिंग कमेटी ने पूरी जांच करी थी और उसके बाद फाइनलाइज हुआ था। इंपॉर्टेंट मुद्दा था विशाल सिक्का की कंपनसेशन का, जो बढ़ाकर इस फाइनेंशियल ईयर में $11 मिलियन कर दी गई है। उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है जो फिक्स कंपोनेंट है, इनफैक्ट पिछले साल से रिड्यूस कर दिया गया है। वेरिएबल कंपोनेंट, परफॉर्मेंस बेस्ड या लॉन्जिटिविटी बेस्ड, यानी कि इतने लंबे साल तक वो कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे, उस पर डिपेंडेंट होगा वो पैकेज। और सबसे इंपॉर्टेंट तो खैर राजीव बंसल का जो सेवरेंस पैकेज, यानी कि जो पुराने सीएफओ थे जिन्हें 17.4 करोड़ रुपीस दिए गए सेवरेंस पे के तौर पे, उसके लिए उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि हमने थोड़ा सब्जेक्टिव डिसीजन लिया था, हमारे पास नॉर्म्स नहीं थे, प्रिंसिपल्स नहीं थे, उस टाइम पे हमारे पास रेडी स्ट्रक्चर नहीं थे कि किस तरह से ट्रीट करना चाहिए। लेकिन इस इशू के बाद हमने ये भांपा है कि अब हमें एक स्ट्रक्चर होना चाहिए और सब पोजीशंस के लिए ग्लोबली किस तरह के सेवरेंस पे होनी चाहिए, किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, वो इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दिया है। तो वो तमाम इश्यूज से उनके जवाब देने की कोशिश करी, लेकिन लगता है हर्षदा, क्योंकि काफी हद तक कंसर्न्स हैं बाजार में इस कंपनी को लेकर, बोर्ड ऑफ फाउंडर्स को लड़ाई को लेकर, या कई लोग स्टेप डाउन कर देंगे उसको लेकर डर लगा हुआ है बाजार में। क्या बाजार की नर्व्स काम होंगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। बाजार ये भी सुनना चाहता था, और खासकर जो फाउंडर्स ने भी मुद्दा उठाया था कि कैपिटल एलोकेशन को लेकर क्या है, और यहाँ पर वो सवाल भी उठा था कि क्या आप कोई टाइमलाइन देना चाहेंगे। उन्होंने टाइमलाइन नहीं दी है, लेकिन उन्होंने कहा है बायबैक को लेकर कई विचार किया जाएगा और उस पर काफी सीरियस विचार किया जाएगा। और उन्होंने ये बात साफ की है कि देखिए, यहाँ पर फाउंडर्स और बोर्ड के बीच कोई बैटल नहीं है, कोई विवाद नहीं है, झगड़ा नहीं है। हाँ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है जो हर कंपनी में शायद होता है, और ऐसे मामलों में जहां पर एक प्रोफेशनल बोर्ड है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, वहां पर अलग अलग विचार आएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही होगा कि क्या फाउंडर्स जो आजकल मीडिया में आकर अपना पोजीशन सामने रख रहे हैं और नाखुश दिखाई दिए हैं कि क्या उनकी नर्व्स काम होती है, क्योंकि मेरे ख्याल में बाजार को जो सुनना था बायबैक के लिहाज से वो सुन लिया और उसमें कुछ अलग नहीं है। पर ये इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करना, और मुझे ऐसा लगा नहीं जब से इशू तूल पकड़ा है
कि प्रमोटर्स और इन बोर्ड के बीच में, फाउंडर्स और इन बोर्ड के बीच में कोई बातचीत भी हुई होगी, तो शायद इस जरिए से एड्रेस किया जा रहा है। वो साइंस है कि इतनी जल्दी शायद ये इशू काम डाउन होता हुआ शायद नजर ना आए, यानी कि और मेहनत करनी पड़ेगी। और उन्होंने एक चीज कही है कि अब इस कंपनी में गवर्नेंस का जो लेवल है और भी बढ़ा दिया जाएगा, इसीलिए सिरिल अमरचंद मंगलदास को हायर किया गया है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिहाज से मेरे ख्याल में जो भी सवाल उठाए गए हैं इन्फोसिस के बोर्ड के सामने या फिर फाउंडर्स ने जो उठाए हैं, उसको कंपनी अब काफी स्ट्रिक्टली सीरियसली लेगी और ऐसा शायद मौका नहीं देना चाहेंगे जहां पर उन पे उंगलियां उठाई जाए। बिल्कुल, शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे विश्लेषण के लिए। वहीं इन्फोसिस के सीईओ विशाल सिक्का ने कहा है कि उनका ध्यान कंपनी की परफॉर्मेंस पर है, लेकिन उन्हें कल्चर का भी ख्याल है। We are custodians of this institution, and this is a responsibility that we take incredibly seriously. While the management's primary responsibility is the performance of the business, the strategy and the execution of the business, and the board's is governance, as Sesh said. Nonetheless, let me say a couple of things about culture. As most of you who have followed us for the last 2.5 years know, the strategy that I have laid out for Infosys has three parts: renew, new, and culture. The culture is the fabric on which the company sits. पूर्व सीएफओ राजीव बंसल पर चेयरमैन आर शशाई की सफाई पर कंपनी के पूर्व एचआर हेड मोहनदास सिपाही ने कई सवाल उठाए हैं। The CFO issue, what has been said today in the press conference is not right at all. Let me give you data. In October 2015, a press release was made saying the CFO stepping down voluntarily. And the CEO said nice things, the CFO said nice things. No disclosure of any severance package was made. A severance package is always given when a person goes involuntarily, not voluntarily. And again, in the month of December, of the December quarter, no disclosure is made. Then a newspaper item comes out and respond to that, say they spent so much of money. The key question is, who negotiated this package? Was the nomination committee cognizant of that? Did they negotiate? Did they approve that? तो ओवरऑल यहाँ पर इन्फोसिस के मैनेजमेंट की सफाई के बाद बाजार कल कैसे रिएक्ट करेगा वो तो हमें कल ही पता चलेगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं और शेयर बाजार में आज जो कारोबार हुआ है उस पर विस्तार से बात करते हैं। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन हमने देखा कि शेयर बाजार हल्की बढ़त पर बंद होने में आज कामयाब रहा है। हालांकि बाजार में एक समय हमने बिकवाली का दबाव भी आता हुआ देखा और निफ्टी 8,750 के करीब पहुंच गया था, लेकिन बाद में हमने देखा कि 8,800 के ऊपर निफ्टी खरीदारी की बदौलत बंद होने में कामयाब रहा है। लेकिन मिड कैप शेयरों की जोरदार पिटाई आज हुई है और साथ ही दिग्गज शेयरों में भी आज हमने सुस्ती का ही रुझान देखा। और यहां रुकते एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बीजेपी से खराब होते रिश्तों पर उद्धव की सफाई, उनसे एक्सक्लूसिव बात इस ब्रेक के बाद। मुंबई पालिका चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी और शिवसेना आमने सामने है। दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन क्या शिवसेना महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार से भी अलग हो जाएगी? सीएनबीसी आवाज के प्रबंध संपादक आलोक जोशी से एक्सक्लूसिव बातचीत में देखिए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने क्या कहा। माना जाए तो है भी, माना जाए तो नहीं भी। अगर वो उनके बर्ताव में सुधार लाने की कोशिश करे, लेकिन एक बात जरूर कि जिस तरीके से वो गुंडों को अपने साथ ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों के साथ अब कितने दिन तक मैं रहूं, मुझे सोचना होगा। नोटबंदी का एक मकसद सरकार ने कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देना भी बताया था। जब तक सिस्टम में कैश की कमी थी तब तक ऐसा हुआ भी, लेकिन अब फिर से लोग कैश पेमेंट की तरफ लौट रहे हैं। जनवरी के आंकड़ों के मुताबिक रिटेल स्टोर्स में कैश लेन देन फिर से तेजी पकड़ रहा है। नोटबंदी की मियाद खत्म होने के महीने भर में ही रिटेल स्टोर्स में लोग कैश में शॉपिंग की तरफ लौट गए हैं। नवंबर और दिसंबर के महीनों के मुकाबले कैश ट्रांजैक्शन 5 से 7 गुना तक बढ़ गए हैं। हालांकि अभी ये अक्टूबर के लेवल पर नहीं पहुंचे हैं। मिसाल के लिए फ्यूचर रिटेल में नवंबर दिसंबर में कैश ट्रांजैक्शन 7 से 10% थे, जो जनवरी में 30 से 35 हो गए थे। अक्टूबर में ये आंकड़ा 60% था। इसी तरह शॉपर स्टॉप में जनवरी में कैश शॉपिंग करने वाले लोग 1/4 तक पहुंच गए, जो नवंबर दिसंबर में कम हो गए थे। मैक्स रिटेल में भी नवंबर दिसंबर में कैश ट्रांजैक्शन 10% पर आ गए थे, जो जनवरी में 30 से 30% हो गए।
रिटेलर्स का मानना है कि डिजिटल पेमेंट को और बढ़ावा देने के लिए सरकार को काफी कुछ करने की जरूरत है। मैक्सिमम सेल आपकी 80 से 90% सेल ही पूरी केस में होती थी, जो कि मूव होकर धीरे धीरे 60% पे आ गई है। सो ओवर दी डेकेड्स कस्टमर की और पीपल की हैबिट चेंज होती है। बट अगर हम लोग अचानक से बोलेंगे कि अचानक से कल ये हैबिट पूरी चेंज हो जाए, जो कि गवर्नमेंट चाह रही है अभी आज के डेट में, वो ऐसे चेंज नहीं होती है हैबिट के अंदर में। उसके लिए देखिए 3 उपाय हैं अगर मैं बात करूं तो। पहला है कि गवर्नमेंट सबको इंसेंटिवाइज करे। सेकंड है कि जैसे सबको जो कैश ट्रांजैक्शन है उसको कैसे हम लोग थोड़ा रिस्ट्रिक्शन करें, जो कि गवर्नमेंट कर रही है अभी। थर्ड है जो कि हम लोग की जैसे प्राइवेट कंपनीज है उनका दायित्व है कि इसको कैसे हम लोग इंसेंटिवाइज करें डिजिटल मार्केट में। बड़े रिटेल स्टोर्स में तो डिजिटल पेमेंट के विकल्प काफी मौजूद भी रहते हैं। छोटे दुकानदारों के लिए तो पहली पसंद अभी भी कैश ही है। अब ज्यादातर लोग कार्ड की पहले मजबूरी थी, अब लोग ज्यादातर कैश से पेमेंट परचेसिंग कर रहा है। थोड़ा बहुत 1-2% तो लगता ही है मैडम, पर कैश अभी ज्यादा आने लगा है तो कैश ज्यादा यूज होता है। मैं कैश से वो शॉपिंग करना पसंद करती हूँ, कार्ड में मेरे को कंफर्टेबल में नहीं होता है। अब लोगों को कैश मिल रहा है तो थोड़ा सहूलियत मिल रहा है और शॉपिंग में भी थोड़ा सा ठीक ठाक हो रहा है। मैं कार्ड से ज्यादा कैश में ट्रांजैक्शन पे करना ज्यादा समझती हूँ, क्योंकि कार्ड में एक्चुअली सर्विस चार्जेस भी लग रहे हैं। 2% मुझसे ज्वेलरी पर ही लिया गया है कल। 12 मार्च के बाद आरबीआई की तरफ से कैश निकालने की सारी बंदिशें हटाने के बाद कैश का इस्तेमाल और बढ़ने की पूरी उम्मीद है। भले ही सरकार ने डिजिटल पेमेंट के लिए काफी ऐप्स और काफी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं लोगों के लिए, लेकिन लोगों का ये मानना है कि वो भी कैश में ज्यादा कंफर्टेबल हैं। सरकार को अब ये जरूरत है कि लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वो कुछ नए कदम उठाए। सरबजीत कौर, दिल्ली। और यहाँ रुकते एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद इस महीने आ रही है नई मर्सिडीज ई क्लास। लॉन्च से पहले एक्सक्लूसिव टेस्ट ड्राइव देखिए हमारे साथ इस ब्रेक के बाद। फरवरी को मर्सिडीज लेकर आ रही है अपनी सबसे पॉपुलर कार नई ई क्लास, लेकिन लॉन्च से पहले आवाज पर देखिए इसका एक्सक्लूसिव टेस्ट ड्राइव। मर्सिडीज बेंज के लिए ई क्लास काफी अहम गाड़ी है। पिछले 2 साल को छोड़ दिया जाए तो मर्सिडीज के बेड़े में सबसे ज्यादा ई क्लास बिकती थी। लग्जरी कार सेगमेंट में ई क्लास शॉफर ड्रिवन कार है। कंपनी इसमें बेहतर कंफर्ट और लग्जरी फीचर देने के लिए नई ई क्लास का लॉन्च व्हील बेस वाली वेरिएंट लेकर आ रही है। इसमें एस क्लास की तरह कंफर्ट मिलता है और कंपनी इसका पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट एक साथ लॉन्च करने जा रही है। मर्सिडीज ई क्लास में आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, पेट्रोल और डीजल। दिस इज अ डीजल 350D, और जब आप डीजल खरीदेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही एक गाड़ी मिलेगी। देयर इज नो अदर वेरिएंट। परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, यू गेट इम्पेकेबल परफॉर्मेंस, लेकिन सबसे बड़ी खासियत है इसका एयर सस्पेंशन जो आपको डीजल गाड़ी में मिलेगा। बहुत ही कंफर्टेबल राइड आपको मिलती है, चाहे कैसी भी रोड हो, आपको लगता है आप एक पिलो पे बैठे हुए हैं। मर्सिडीज को नई ई क्लास से काफी उम्मीदें हैं। कंपनी के मैनेजमेंट का ये कहना है कि नोटबंदी का असर अब लगभग खत्म हो चुका है। लोग अब ज्यादा खर्च करने को तैयार दिखाई नहीं दे रहे, बस अब जीएसटी का ही इंतजार है। We're still at the moment bullish because of what we have seen so far. Unless naturally there are some nasty surprises which we hope are not coming this year. It's highly unlikely that this will be 2 consecutive years in a row. But we are looking closely at GST and the potential and the potential impact it would have on our business. मर्सिडीज पिछले साल की तरह इस साल भी कई नए प्रोडक्ट लेकर आई, लेकिन कंपनी का ये कहना है कि AMG के 50 साल पूरे होने पर इस सीरीज के ज्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे। नई क्लास का पूरा रिव्यू देखने के लिए देखना ना भूलें आवाज ओवरड्राइव इन वक्त पर। इसी के साथ आवाज at 9 में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन बने रहिए CNBC आवाज पर ही। नमस्कार।